मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसमें पहला है एट्रैक्शन टाइप। तो इसमें करते क्या है, हम लोग एक सोलेनॉइड लेते हैं। सोलेनॉइड को आप ऐसे समझ लीजिए कि हमारे पास ये एक इंसुलेटर है, ठीक है ना, यहाँ पर इसको हमने ये ऐसे बना लिया, ठीक है। ये हमारा सोलेनॉइड तैयार हो जाएगा। अगर इसके ऊपर हम कॉइल कर दें, मान लीजिए हमने इसके ऊपर क्या कर दिया, कॉइल कर दिया, तो क्या होगा, ये खोखला रहेगा, इधर खोखला रहेगा, इसके ऊपर क्या हो रहेंगे, वायर, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके ऊपर वायर रहेंगे, यहाँ पर वायर है, यहाँ पे हम डबल लेयर ट्रिपल लेयर भी बना सकते हैं, है ना। इंसुलेशन लगा के एक और कॉइल कर दिया इसके ऊपर, यहाँ कर दिया इंसुलेशन लगा के, फिर कर दिया। बुक में आपको ये इस तरीके का दिखाई देगा। अब जब हमने कॉइल किया तो एक तरफ आपका इनिशियल पॉइंट होगा और एक जगह पे आपका फाइनल पॉइंट होगा। ये हमारे पास दो टर्मिनल्स हो गए, सेम जैसे हम लोगों ने पहले बताया था, है ना। ये दो पॉइंट ये वाले हो गए। अब हम करते क्या, एक छोटा सा आयरन का टुकड़ा ले लेते हैं, उसमें छेद कर देते हैं बड़ा सा, और यहाँ पर एक छोटी कील से इसको गाड़ देते हैं जिससे ये इसके अंदर घूम सके। नॉर्मल कील से गाड़ देंगे तो घूमेगा नहीं ये। अब इसके साथ हमने लगा दिया एक पॉइंटर, ये स्केल हो जाएगा, ये पॉइंटर हो जाएगा, ये आयरन पीस हो जाएगा। और यहाँ पर हमने मान लीजिए ग्रेविटेशनल कंट्रोल दे दिया, किसके लिए, डैम्पिंग के लिए, डैम्पिंग बोल रहा हूँ, कंट्रोलिंग के लिए। और ये हमने प्रोवाइड कर दिया डैम्पिंग के लिए, ठीक है। तो ये डैम्पर कहलाएगा। और ये आपका ग्रेविटेशनल कंट्रोल, ग्रेविटेशनल कंट्रोल, ठीक है। अब देखिए, कंस्ट्रक्शन तो समझ में आ गया, वर्किंग की बात करते हैं। फिर से वही दो सप्लाई, पहला डीसी, तो मान लीजिए हमने यहाँ प्लस दिया या माइनस दिया, तो क्या होगा, इसके अंदर ऐसे करंट जाएगी, या हो सकता है ऐसे जाए। मान रहे कि अंदर इसमें ऐसे करंट जा रही है क्रॉस, और इधर कितने डॉट्स, डॉट वाले हैं, तो इसमें करंट इनसाइड जा रही है, इसमें बाहर आ रही है। तो जब करंट जाती है ना, ऐसे जाती है तो हमारा नॉर्थ पोल बनता है, ऐसे जाती है तो साउथ पोल बनता है। आगे मैग्नेटिक सर्किट में डिस्कस कर देंगे। तो एक एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे करंट ऐसे है, तो कौन सा हो जाएगा आपका नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल। तो ये साउथ पोल के आगे ये मैग्नेट आयरन रखा है, तो क्या करेगा, ये मैग्नेट है, और ये आयरन पीस क्या करेगा, इसको खींचेगा अपनी तरफ। जब इसको खींचेगा तो ये पॉइंटर इधर शिफ्ट होगा, ऐसे चलेगा। और कितना चलेगा, जितना यहाँ पर करंट होगी, जैसे जैसे करंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स जो है वो ज़्यादा लगेगा, वैसे वैसे घूमेगा। अब ग्रेविटेशनल उसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। जब ग्रेविटेशनल उसको कंट्रोल करेगा, तो जब स्टेडी स्टेट आ जाएगी, तब जो आपका कंट्रोल है और डिफ्लेक्टिंग है, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने वर्कआउट किया था थोड़ी देर पहले। अब दूसरा हमारा क्या है, एसी सप्लाई। एसी सप्लाई में क्या होगा, हाफ साइकिल के बाद ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तब देखिए ये क्या बन जाएगा, अभी साउथ है तो क्या बन जाएगा, नॉर्थ, और ये क्या बन जाएगा, साउथ। ये है आयरन पीस, चाहे आयरन के सामने नॉर्थ रहे या साउथ रहे, ये ऑलवेज क्या करेगा, इसको खींचेगा, है ना। तो ये इधर चलेगा, यानी ये एसी में भी काम करेगा और डीसी में भी काम करेगा। दूसरा, जो इसका वेट है पीएमएमसी से कम होगा। अब बात करते हैं इसके टॉर्क इक्वेशन की। तो अभी हम लोगों ने जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की बात किया था वहाँ पर, तो टी डी इज इक्वल टू आर आई बी एल एन, इस तरीके से आया था। तो वहाँ पर देखिए कंट्रोलिंग टॉर्क जो था, है ना, वो इस तरीके से आया था। उस वाले केस में ये आपका कांस्टेंट था, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट था, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट यूज़ किया था। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग,
ये वाला मैग्नेट यूज़ कर रहा है, यानी इसमें टेम्परेरी मैग्नेट है। तो इसमें क्या होगा, ये करंट भी होगी, यानी कि ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, सिर्फ ये वेरिएबल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टी डी प्रोपोर्शनल टू आई और बी। ठीक है, बी किस पर डिपेंड कर रहा है, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, वो इसकी करंट पर डिपेंड कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, टी डी प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। अब मान लीजिए इसको हम टी डी इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट ले लेते हैं एक्स आई स्क्वायर, ये टी सी, तो दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। तो ये हो जाएगा आपका ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो थीटा प्रोपोर्शनल क्या हो गया, आई स्क्वायर। इसका मतलब जो इसका स्केल होगा वो नॉन यूनिफॉर्म, स्टार्ट में इसके खाने पास पास, फिर दूर दूर। ठीक है, तो इसका स्केल नॉन यूनिफॉर्म और इसका वेट उससे कम। ओवरऑल जो है ये पहले वाले से यानी परमानेंट मैग्नेट से अच्छा काम करेगा। बाहरी जो एटमॉस्फेयर उसका इम्पैक्ट इस पर कम पड़ेगा। टॉर्क बाई वेट रेशियो की बात करें तो देखिए जो टॉर्क है वो अलग रहेगा, इसका वेट पहले वाले से कम हो गया। अब अगली चीज़, जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो पहले वाले की कॉस्ट ज़्यादा है, इस वाले की कॉस्ट क्या है, कम है। अब इसमें हमने बात किया दूसरा, रिपल्शन टाइप। तो जो रिपल्शन टाइप होता है उसमें हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, ऐसे मटेरियल का यूज़ करते हैं जिसमें सिमिलर टाइप का फेस क्रिएट होता है। मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो अलग अलग मटेरियल होते हैं, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक मटेरियल। तो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जैसे नॉर्थ के सामने रखो तो ये साउथ बन जाएंगे, कुछ ऐसे होते हैं नॉर्थ के सामने रखो तो इसमें नॉर्थ बन जाएगा। तो हम ऐसा मटेरियल ले रहे हैं जिसमें सिमिलर बनता है, नॉर्थ के सामने रखेंगे तो नॉर्थ बनेगा, साउथ के सामने रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, साउथ। तो हम ऐसे मटेरियल के यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा सिलाई मशीन में एक बॉबिन एक पार्ट होता है, तो उसमें एक पार्ट बाहर का रहता है, दूसरा पार्ट उसमें ऐसे करके घूमता है। तो सेम डिज़ाइन हम लेते हैं, ये आउटर पार्ट है, यहाँ पे हम लोग कॉइल बना देते हैं, दो टर्मिनल आएंगे। अब इसके ऊपर हमने एक आयरन पीस लगा दिया, ढक दिया, और दूसरा यहाँ पे एक ऐसा मटेरियल लिया जिसमें सिमिलर टाइप का फेस क्रिएट होता है, ये लगा दिया पॉइंटर, ये बन गया आपका स्केल। तो जैसे हमें मीज़र करना है तो ये तो हो गया मटेरियल यानी आयरन पीस, बोलते तो आयरन पीस है लेकिन एक्चुअल में ये दूसरा मटेरियल है, आयरन नहीं है। ये हो गया स्केल, ये हो गया स्टैटिक वाइंडिंग, ये हो गया इनपुट। तो जब यहाँ पे सप्लाई देंगे तो मान लीजिए ये वाला पूरा फेस है, ये नॉर्थ बन रहा है और ये साउथ बन रहा है। तो नॉर्थ इसके सामने क्या बन जाएगा, नॉर्थ। तो नॉर्थ नॉर्थ क्या करेगा, रिपल करेगा, धक्का मारेगा, तो ये मूव करेगा। मान लीजिए एसी में यूज़ करें तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साउथ। साउथ के सामने फिर क्या बन जाएगा, साउथ, फिर ये धक्का मारेगा, यानी अब ऑलवेज किस पे काम करेगा, रिपल्शन पे काम करेगा। बाकी टॉर्क इक्वेशन आपकी इसमें यही रहेगी। यहाँ पे आप स्प्रिंग लगा सकते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, डैम्पर प्रोवाइड कर सकते हैं इसके ऊपर, इसमें डैम्पिंग प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट हमारा है डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स। डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स। अब जो डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है वो बेसिकली पीएमएमसी और मूविंग आयरन दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसका ये पार्ट और उसका कॉइल। तो यहाँ पे करते क्या है, हम लोग एक सोलेनाइड लेते हैं, जैसा कि बताया था सोलेनाइड क्या होता है ना, ये हो गया सोलेनाइड। इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लिया कट करके, तो हम सिर्फ कॉइल पार्ट दिखा रहे हैं, है ना, एक ही कॉइल पार्ट और ये कॉइल पार्ट, इसको बोलते हैं फिक्स्ड वाइंडिंग, फिक्स्ड वाइंडिंग। और दूसरा जो हम लोगों ने मूविंग कॉइल लिया था पहले वाले में पीएमएमसी में, वो ले लिया। ठीक है, इसमें दो टर्मिनल आए थे अगर आपको याद हो, तो एक को इससे जोड़ा, एक को इससे जोड़ दिया, और ये यहाँ पे इस तरीके से बनाए थे ताकि ये घूम सके। इसके ऊपर इस तरीके से वाइंडिंग थी, एक टर्मिनल ये, एक टर्मिनल ये फिक्स्ड वाइंडिंग, ये मूविंग कॉइल। यहाँ पे पॉइंटर, ये स्केल। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए हम इसकी बात करते हैं पहला मेज़रमेंट डीसी, तो ये प्लस ये माइनस
मान लीजिए नॉर्थ साउथ देन नॉर्थ और साउथ, करंट ऐसे जा रही है, ठीक है ना। तो क्या होगा, नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इधर, ठीक है, इस पे फोर्स किधर लगेगा, इधर, इस पे अंदर लगेगा, इस पे किधर लगेगा, बाहर। तो ये ऐसे घूमेगा, कितना घूमेगा, जितना सप्लाई होगा और स्प्रिंग जितना उसको जाके कंट्रोल कर ले जाएगी। अब अगर हम यहाँ पे एसी देते हैं तो क्या होगा, एसी में हाफ साइकिल के बाद ये साउथ, ये नॉर्थ करंट डायरेक्शन, नीचे इसमें ऊपर, और यहाँ पे साउथ। तो देखिए अब नीचे वाला है नॉर्थ से साउथ, ठीक है, क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर और करंट किधर है, नीचे। तो ऐसे हो जाएगा, यानी फिर से वैसे ही घूमेगा। यानी चाहे आप इसमें एसी दीजिए चाहे डीसी दीजिए, ये दोनों में काम करेगा। अब खास बात क्या है, ये जो है ये वाला पार्ट इसका उठाया गया है और इस वाले का ये उठाया गया है। तो ये क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो ये जो है सबसे लाइट वेट होता है, एसी डीसी में दोनों में काम करता है। एटमॉस्फेरिक जो कंडीशन है उसका इम्पैक्ट इस पर कम से कम पड़ता है। कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट इसका तीन दोनों से कम है। अब अगर हम बात करें कि इसकी टॉर्क बाई वेट रेशियो की, तो टॉर्क देख लीजिए कितना आ रहा है, और इसका वेट, क्योंकि वेट क्या है इससे भी हल्का है, तो सबसे हल्का हमारा ये हो गया। अब इसके टॉर्क इक्वेशन की बात करें तो सेम यही वाला फंडामेंटल लगेगा यहाँ पे, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसकी वजह से जनरेट हो रहा है, करंट की वजह से। तो सेम इक्वेशन आएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम फिर लिख दे रहे हैं। तो इसका जो स्केल होगा वो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म, इसका स्केल नॉन यूनिफॉर्म। और डीसी वाले का यानी पीएमएमसी का कैसा होगा स्केल, उसका हो जाएगा आपका यूनिफॉर्म स्केल। अब हमारे पास अलग अलग टाइप के मीटर्स होते हैं, जैसे पहला है एमीटर। तो एमीटर क्या होता है, ये करंट मेज़र करने के काम आता है, ये सीरीज़ में लगाया जाता है। और एमीटर से हम वोल्टेज भी मेज़र कर सकते हैं। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि जैसे एमीटर है, तो एमीटर का जो स्ट्रक्चर होगा उसमें दो टर्मिनल दिखेंगे, ये आपका इस तरीके का स्केल दिखेगा, यहाँ पॉइंटर दिखेगा। तो इसके अंदर आपका पीएमएमसी भी हो सकता है, मूविंग आयरन भी हो सकता है और डायनामोमीटर भी हो सकता है। इसी प्रकार से हम वोल्ट मीटर की बात करते हैं, तो जो वोल्ट मीटर है वो वोल्टेज मेज़र करने के काम आता है, पैरेलल लगता है। वोल्ट मीटर से हम करंट भी मेज़र कर सकते हैं। और सेम फंडामेंटल इसका भी होता है कि ये जो है इसमें भी हमारे दो टर्मिनल्स दिखेंगे, स्केल होगा, है ना। और अंदर आपका पीएमएमसी वाला सिस्टम लग सकता है, मूविंग आयरन वाला सिस्टम लग सकता है, डायनामोमीटर टाइप वाला भी लग सकता है। अब हम बात करते हैं वाट मीटर की। तो जो वाट मीटर होता है एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें दो कॉइल होती हैं, ठीक है, इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इधर वाले को बोलते हैं इनपुट टर्मिनल, इसको बोलते हैं आउटपुट टर्मिनल। ये देखिए सीरीज जैसा लग रहा है तो इसको बोलते हैं करंट कॉइल, सीसी। ये पैरेलल लग रहा है, इसको बोलते हैं प्रेशर कॉइल, करंट कॉइल, सीसी। प्रेशर कॉइल या वोल्टेज कॉइल, प्रेशर कॉइल, ये हो गया पीसी। अब मान लीजिए हमें किसी की पावर मेज़र करनी, मान लीजिए आपको फ़ैन की पावर मेज़र करनी है, ठीक है। तो इनपुट होगा, यहाँ से आप इनपुट देंगे, है ना, 220 230 या जो भी आपको देना है, आप ये ऐसे यहाँ लगा देंगे वाट मीटर को। और ये दो टर्मिनल कहाँ चले जाएंगे, आपके फ़ैन में चले जाएंगे। मान लीजिए फ़ैन यहाँ पे लगा हुआ है तो आपके फ़ैन में चले जाएंगे, फ़ैन ऐसे घूम रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से एडजस्टमेंट किया जाता है कि वोल्टेज और करंट दोनों के ये मल्टीप्लाई करके आउटकम देता है, किसमें, पावर के फॉर्म में। और यहाँ पे जो आता है उसकी यूनिट क्या होती है, उसकी यूनिट होती है वाट। तो ये हमारे पास हो गया एमीटर, दूसरा वोल्ट मीटर, तीसरा हो गया वाट मीटर। ऐसे ही हमारे पास में एक और होता है जिसको बोलते हैं एनर्जी मीटर, सिंगल फेस एनर्जी मीटर। तो जो सिंगल फेस एनर्जी मीटर होता है उसका जो कॉन्स्ट्रक्शन होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे एक आयरन पीस, इसके ऊपर वाइंडिंग, और एक यहाँ पे यू शेप का, अब
यहाँ पे जो आया इसको यहाँ कर लीजिए, यहाँ पे वाइंडिंग हो गई, इसको हमने यहाँ से जोड़ दिया, इसको यहाँ पे लाए और ये हो गया आपका लोड और यहाँ पर हो गया आपका स्विच, ये हो गया आपका इनपुट। यहाँ पे आपका एक एल्युमिनियम का डिस्क होता है, तो जो एल्युमिनियम का डिस्क आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे मान लीजिए एल्युमिनियम का डिस्क ऐसे है, बाकी इसको सपोर्ट के लिए यहाँ पे सिस्टम रहता है, कंट्रोल करने के लिए, ब्रेक करने के लिए यहाँ पे ब्रेकिंग सिस्टम होता है, कंट्रोल सिस्टम होता है। तो अब हम बात करते हैं इसके वर्किंग की। तो बेसिकली क्या होता है, जब हम यहाँ पर इनपुट सप्लाई दे रहे हैं, अभी ये ओपन है, लोड नहीं है, तो करंट यहाँ से चलेगी, इसके अंदर जाएगी और यहाँ से यहाँ निकल जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, एक मैग्नेट बनेगा, मान लीजिए एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल यही अल्टरनेट कर रहा होगा, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड्स होगा, यहाँ पर क्या होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब इसमें रोटेट करेगा, यानी मैग्नेट है और उसकी फील्ड यहाँ पे कट कर रही, तो यहाँ पे एक करंट फ्लो करेगी सेंटर में। अब जैसे ही हम यहाँ पे लोड लगाएंगे तो एक करंट इधर भी चलेगी, वो क्या काम करेगी, इसको कंप्लीट करेगी। तो एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे मान लीजिए नॉर्थ, यहाँ पे क्या हो जाएगा साउथ, अपोजिट आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर एक इसका इम्पैक्ट आएगा और एक इसका इम्पैक्ट आएगा यहाँ पर। तो होता क्या है कि हमारे पास इसका मैग्नेटिक और इसका मैग्नेटिक, इन दोनों तीनों का जब रिजल्टेंट आता है, क्योंकि ये एक नॉर्थ एक साउथ है, दोनों क्या है अपोजिट, तो बीच में क्या होगा, इसमें करंट फ्लो करने लगेगी। मान लीजिए एक इधर चल रही है इस डायरेक्शन में और एक अपोजिट चल रही है, तो होगा क्या, इसकी वजह से टॉर्क क्रिएट होगा। जब इसमें टॉर्क क्रिएट हो जाएगा तो होगा क्या कि एक टॉर्क इधर चलेगा, एक टॉर्क इधर लगेगा, तो क्या काम करेगा, ये घूमना चालू कर देगा। अब ये घूमेगा कितना, यहाँ पर जो भी सप्लाई है और यहाँ पर लोड जीरो है, तो यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसमें करंट बढ़ती जाएगी, करंट बढ़ती जाएगी, उतनी तेज़ी के साथ में ये घूमता जाएगा। तो ये हम लोगों के यहाँ जो पहले मीटर लगे होते थे बिजली वाले, ये वही है सिंगल फेस एनर्जी मीटर। तो आपने देखा होगा अगर कभी, तो जितना लोड लगाएंगे उतनी तेज़ी के साथ घूमता है। तो अब मान लीजिए 1 किलोवाट आवर, यानी कि 1000 वाट का हमने मान लीजिए यहाँ पे लोड लगाया है, मान लीजिए 1000 वाट का हमने हीटर लगा दिया, 1 घंटे के लिए चला दिया, तो ये क्या कहलाएगा, 1 यूनिट। अगर 1 किलोवाट आवर 1 घंटे के लिए हम लोग इस्तेमाल करें तो क्या कहलाएगा, वो आपका 1 यूनिट कहलाएगा। तो यहाँ पे एक टर्म कहलाता है मीटर कांस्टेंट, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर किलोवाट आवर क्या कहलाता है, मीटर कांस्टेंट। तो आपका जो मीटर कांस्टेंट है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, मान लीजिए मीटर कांस्टेंट को एन से डिफाइड करते हैं, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस डिवाइड बाई किलोवाट आवर। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा मीटर कांस्टेंट। किसी भी एक मीटर के लिए इसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। मान लीजिए हमारे पास एक सिंगल फेस एनर्जी मीटर है जिसमें हम लोग इनपुट दे रहे हैं 200 वोल्ट का, ये वोल्टेज हो गया, और इसका जो मीटर कांस्टेंट है, मीटर कांस्टेंट, इसका वैल्यू है 800 रिवॉल्यूशन पर किलोवाट आवर। अब कह रहा है कि इसमें डिटरमाइन करना है आपको स्पीड किसकी, डिस्क की, स्पीड ऑफ डिस्क आपको निकालनी है, ठीक है। कब निकालनी है, जब करंट की वैल्यू है 5 एम्पियर और पावर फैक्टर है आपका 0.9, लैगिंग पावर फैक्टर, ठीक। तो देखिए आपको वोल्टेज पता है, करंट पता है, पावर फैक्टर पता है, तो क्या निकाल सकते हैं, पावर निकाल सकते हैं। और उसको किस में कन्वर्ट कर लीजिए, पावर को किलो में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी की, एनर्जी है ना, क्योंकि एनर्जी मीटर एनर्जी की टर्म में बात करें, एनर्जी सप्लाइड पर मिनट कितना हो जाएगा, वी आई कॉस इंटू
टाइम, है ना, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो किलो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो v का वैल्यू आपका, है ना, कितना है, 230 ना, कितना लिया था हमने, 230, गलत लिख दिया, 230 इंटू करंट, ये पावर फैक्टर 0.9 पर मिनट ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा, कन्वर्ट करना है तो 60, ये आपका 1000, तो किलो वाट में आ जाएगा, किलो वाट आर में, तो ये हो जाएगा 0.01725 किलो वाट आर। ठीक है, अब हमें निकालना स्पीड, तो हमको ये पता है मीटर कांस्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस डिवाइड बाय किलो वाट आर। तो हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकालना है, ये स्पीड हो जाएगी। ठीक है, किलो वाट आर हमने ये निकाल लिया, मीटर कांस्टेंट हमें पता है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, किलो वाट आर कितना आया, 0.01725, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, और इसका मीटर कांस्टेंट कितना दे रखा है, 800 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका 103.8 रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी एक मिनट में आपके कितने रिवॉल्यूशंस हो गए, 13.8। तो ये जैसे एक एग्जाम्पल हो गया, अगर आप करना चाहें तो क्वेश्चन आगे कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करने चले रेंज एक्सटेंशन की। तो हमारे पास 2 मीटर होते हैं, एक एमीटर होता है, एक वोल्ट मीटर होता है। तो मान लीजिए हमारे पास एक एमीटर है जिसका रेंज है 5 एम्पियर, वो 5 एम्पियर मीज़र कर सकता है, मान लो आपको मीज़र करना 20 एम्पियर, तो हमें उसकी रेंज बढ़ानी पड़ेगी एक टेक्निक से, उसको बोलते हैं रेंज एक्सटेंशन। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई वोल्ट मीटर है या वोल्टेज को मीज़र करने का डिवाइस है, तो उसका कुछ होगा आउटकम, मान लीजिए वो 500 वोल्ट पढ़ पा रहा है और हमको 700 पढ़ाना है, उसको रीड कराना है 700, तो क्या करेंगे, उसमें भी टेक्निक लगाएंगे, तो क्या कहलाएगा आपका रेंज एक्सटेंशन। तो दोनों रेंज के एक्सटेंशन का मेथड करते हैं और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, एमीटर का हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक मीटर है, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो आई एम होगा, इसमें जो करंट जाएगी वो होगी आई एम। अब मान लो हमें 50 पढ़नी है और इसकी रेंज है 20, तो आई एम कितनी हो जाएगी, 20 तो चली जाएगी, बची कितनी 30, तो वो हमें बाईपास करनी पड़ेगी। मान लीजिए आई है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे एक सीरीज रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू हमने दे दी आई बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे करंट कौन सी जाएगी, आई एस, है ना, इसकी वैल्यू हमने ले ली आर एस, यहाँ पे करंट आई एम जाएगी। ठीक है, तो पहला आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एम प्लस आई एस, ये मीटर की रेंज है, ये हमें जो मीज़र करना है, और ये जो हमें लगाना है उसमें कितनी करंट जाएगी। अब देखिए इसका वोल्टेज कितना होगा, आई एम आर एम, इसका वोल्टेज कितना होगा, आई एस आर एस। हमें क्या निकालना है, आर एस निकालना है, तो आर एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एम आर एम अपॉन आई एस, यहाँ से आई एस निकाल लीजिए, आई एम आर एम अपॉन आई माइनस आई एम। तो अगर हम यहाँ पर आर एस हमें फाइंड आउट करना है कि कितना हमें ये लगाना पड़ेगा, तो इससे डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, आर एम अपॉन आई बाई आई एम माइनस 1। तो आर एस की वैल्यू आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो हमारे पास ये आया आई बाई आई एम, इसको मल्टीप्लाइंग पावर भी बोलते हैं, मल्टीप्लाइंग पावर। ये रेंज एक्सटेंशन हो गया किसका, एमीटर का। अब हमें देखना है रेंज एक्सटेंशन ऑफ वोल्ट मीटर का, है ना, रेंज एक्सटेंशन ऑफ वोल्ट मीटर का। यहाँ पे हमारे पास एक मीटर जिसका रेजिस्टेंस आर एम, यहाँ पे जो हमें लगाना है वो क्या हो जाएगा, सीरीज़ में आर एस। मान लीजिए यहाँ पे हमें 500 पढ़ना है, उसकी रेंज है 300, तो 500 यहाँ पे, 300 ये बचेगा कितना, 200 इसके क्रॉस चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो करंट जाएगी वो कौन सी होगी, आई एम, है ना, और यहाँ पर इसकी वैल्यू है आर एस। ये हमें टोटल वैल्यू जो मेज़र करनी है वो ये है। अगर हम इसका नाम दे दें वी एम, है ना, तो इसका नाम क्या दे सकते हैं, वी एस, तो
क्या हो जाएगा यहाँ से, V इज इक्वल टू VM प्लस VS, इतना लिख सकते हैं। तो V इज इक्वल टू IM/RM प्लस IM/RS, जो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें निकालना क्या है, ये निकालना है ना, तो ये निकाल सकते हैं। तो IM/RS इज इक्वल टू IM/RM माइनस V। तो RS की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा RM माइनस V/IM। ये RS क्या है, जो हमें मीज़र करना है। तो ये हमारा हो गया रेंज एक्सटेंशन। अब इस पे कर लेते हैं हम लोग एक दो छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स। मान लीजिए हमारे पास कहा गया कि एक मूविंग कॉइल एमीटर है जिसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन है 50 माइक्रो एम्पियर। फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब होता है ये इतना ही मीज़र कर पाएगा। क्या दे रखा है, IM। फिर कह रहा है कॉइल है, उसका रेजिस्टेंस दे रखा है। कॉइल का रेजिस्टेंस मतलब RM, कितना दे रखा है आपका, 1000। अब कह रहा है कि जो शंट रेजिस्टेंस है ना, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। कब फाइंड आउट करनी है, जब हमें रीड करना है 1 एम्पियर। तो I का वैल्यू होगा I है ना 1, तो हमें मीटर कितना करना है 1, और उसकी रेंज कितनी, इतनी। ये RM में निकालना क्या है, RS है ना। तो क्या निकलेगा, फॉर्मूला लगा लीजिए, RS इज इक्वल टू RM, ये वाला है ना, 1000 डिवाइड बाई I 1 एम्पियर। ये आपका कितना है, माइक्रो है, तो माइक्रो कितना होता है 10⁻⁻6 है ना, -1। इसको सॉल्व कर लीजिए, आएगा 0.050 है ना। तो ये हमारा हो गया इसका कैलकुलेशन कि हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए नेक्स्ट हमारे पास में प्रोसेस है, इसमें कह रहा है कि एक मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 50, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 50। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब क्या दे रखा है, ये RM दे रखा है। कह रहा है कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो है वो आपका कितना है, 10 मिली एम्पियर। तो क्या हो गया, IM 10 मिली एम्पियर। और कह रहा है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है, 100 मिली वोल्ट। ये क्या हो जाएगा आपका वोल्टेज, किसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, यानी IM/RM, अगर ये है, ठीक है। कह रहा है इसमें फाइंड आउट करना आपको, अगर हम मीज़र कर रहे हैं करंट की वैल्यू 200 एम्पियर की, तो निकालना है ये वाली वैल्यू RS। दूसरा, हमें निकालना है इस रेजिस्टेंस की वैल्यू जब हम मीज़र कर रहे हैं इसके क्रॉस वोल्टेज V इज इक्वल टू इतने वोल्ट। यानी ये मीटर दे रखा है, मीटर के क्रॉस करंट इतना है, मीटर के क्रॉस वोल्टेज इतना है, और हमें क्या निकालना है, ये वाला रेजिस्टेंस। अगर एज ए एमीटर यूज़ करते हैं तब ये, एज ए वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं तब ये वाली वैल्यू। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे कि जो इंस्ट्रूमेंट है उसका रेजिस्टेंस कितना है। एक्चुअल में तो ये बताया गया कि हमारे पास जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन का है ना। अच्छा, इसमें रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। ये हमारी जो वैल्यू है ये दे रखा है, करंट दे रखा है और ये वोल्टेज दे रखा है। तो हम R निकाल सकते हैं। सबसे पहले RM कितना हो जाएगा, 100/10, 10 ओम आ जाएगा RM का, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना RS का वैल्यू। ये निकालना है RS, RM कितना है 10, कितना मीज़र करना है 200, IM कितना दे रखा है 10 × 10⁻³ -1, ये निकाल लीजिए। अगला हमें ये निकालना है RS, ठीक है। तो RS इज इक्वल टू RM की वैल्यू पता है 10, V कितना मीज़र करना था 1000, और IM की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 × 10⁻³। यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यूज़ को।